हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड बच्चों। तो देखो, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। देखो, केमिकल बॉन्डिंग वैसे तो बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है, बट अगर हम 12th के रिवीजन के पार्ट पर बात करें तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें, सब टॉपिक्स की बात करूं तो कुछ सब टॉपिक्स इसमें इस तरीके के होते हैं जो बहुत ही ज्यादा रेगुलर वे में यूज होते हैं और बच्चों को बार बार उनको यूज भी पड़ता है। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स को उनको बताऊंगा जो कि आज हम यूज करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को, कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और किसकी स्ट्रेंथ कम होती है। फर्स्ट मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा रीजन बता देता हूं कि केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज करती है, एक तो ये बात समझते हैं। दूसरी बात होती है कि जो बॉन्ड्स बनते हैं वो किस तरीके से बॉन्ड्स बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं और आपके वॉन्डरवॉल फोर्सेस किस तरीके से दिखते हैं, वो सब इसी चैप्टर में आता है। बहुत लेंथी चैप्टर है। दूसरा पॉइंट, फिर उसके बाद आते हैं आपके, हम स्ट्रक्चर्स बनाना सीखते हैं। जैसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना सीखते हैं सबसे पहले, तो उसके लिए हम देखते हैं कि सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट में, ठीक है। लेकिन अब आगे की बात करो तो आगे के लिए कौन सी आती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है कि बॉन्ड बनता है तो कौन सी ऑर्बिटल्स को लेके बनता है, कौन सी ऑर्बिटल्स किस प्लेन में लाई कर रही है, किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, वो इसमें है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आपको पता चले कि 3 डायमेंशन में बॉन्ड का नेचर किस तरीके से बना हुआ है। तो ये ज्यादातर जरूरत पड़ती है आपको किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी सारी जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैंने काफी सारे पार्ट्स को केमिकल बॉन्डिंग को काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आपका ये पहला पार्ट है आज, जिसमें कि हम देखने वाले हैं किसको बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। अगर हम बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है कि वीबीडी क्या बताती है, तो वीबीडी बहुत ही सिंपल सी कहानी है। वीबीडी के लिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए, तो वीबीडी सिर्फ इतनी सी बात बोलती है कि कोई भी दो एटम्स के टाइप मिलके, जो नॉन मेटल्स है क्योंकि बॉन्ड बना रहे हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो कोई भी दो एटम्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। सिंपल सी थ्योरी। एनी टू एटम्स विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे पेयर्ड देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म या टू मेक अ बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम से मिलाकर। दो एटम को ये अपना एक ऑर्बिटल लेगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा आइटम अपना एक ऑर्बिटल लाएगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, मतलब ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल है ये 1s हाइड्रोजन का, तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, प्लस दूसरा हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल और है और इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी सेम स्पिन का होगा 1s। तो ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे और कुछ इस तरीके का हमें बॉन्ड का ओवरलैपिंग दिखता है। इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, ये कहलाता है हमारा बॉन्ड। दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग एरिया। जिस जगह पर दोनों का समझौता हुआ है वो एरिया, इस ओवरलैपिंग एरिया में होते हैं तुम्हारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स। दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से रहेंगे, अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन हो जाएगा अपोजिट, कुछ इस तरीके से रहेंगे यार। देखो ये है ऑर्बिटल और ये बनाया अपने 1s और 1s की ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड, और ये है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड। तो ये बॉन्ड हम समझते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर एक बॉन्ड बनाती हैं, इतना सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड will be formed according to VBT। दो तरीके के, मतलब दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। जैसे कि अगर बात करें दो बिटवीन एटम्स के बीच में, जैसे पहले एक बात करें, एक होता है आपका कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, या सिग्मा इस तरीके से लिखें, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है बच्चा, दूसरा होता है हमारा पाई बॉन्ड, जो कि दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से दिखेगा। तो ये हो गया पाई बॉन्ड, इस तरीके से पाई बॉन्ड देखो सिग्मा बॉन्ड बनता है जो कि सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से। तो ओवरलैपिंग भी हमें देखनी चाहिए कैसे टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल लिखो या फिर बोलो कि भाई खोपड़ी फूटेगी तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, सर फूटेगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये बहुत सही लगता है मुझे, हेड ऑन ओवरलैपिंग इस तरीके से याद रख सकते हो, सर फूटेंगे। यहां पर ये क्या होगा, साइड वाइज, मतलब कंधे टूटेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, या फिर लेटरल ओवरलैपिंग, लेट क्यों लेगी भैया, लेट की ओवरलैपिंग, ठीक है नहीं, लेटरल ओवरलैपिंग, दोनों एक ही तरीके से नाम है। एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरा है हमारे पास कौन सा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक्सियल हेड ऑन का मतलब खोपड़ी,
दूसरा साइडवाइज मतलब ये कंधे कंधों के तरीके से यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड सी बन जाएगा और पाई बॉन्ड सा बन जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से कॉम्बिनेशंस के थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स को बनाते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा स्टूडेंट्स, फिर भी बट ये इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा अपन चेक कर सकते हैं। चेक करो, सिग्मा बॉन्ड्स जब बनाते हैं पहले हम बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। दोनों के लिए ना कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दो कंबाइन करके कैसे दोनों तरीके से काम करती हैं। इससे जैसे कि मैंने बताया आपको सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग, तो मैं बता दूं यहां पर एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर इसी को बोलते हैं हम हेड ऑन ओवरलैपिंग। दूसरी कौन सी बेटा, दूसरी है मेरे पास साइडवाइज ओवरलैपिंग। इससे बनता है कौन सा, पाई बॉन्ड, साइडवाइज ओवरलैपिंग। इसी को लिखो लेटरल ओवरलैपिंग, मैं दूसरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नीचे मैंने लिख दिया है। तो ये लेटरल ओवरलैपिंग के लिए दोनों का काम हो जाएगा। तो देखो इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है तो कौन से ऑर्बिटल कॉम्बिनेशंस के थ्रू देखें तो जैसे कि अगर एस और एस ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जैसे भी आपने देखा एस ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बना। तो दूसरा होगा तुम्हारा एस और कोई भी एनी पी, कोई भी पी ऑर्बिटल ले लो, पी एक्स ले सकते हो, पी वाई ले सकते हो, पी जेड ले सकते हो। एस ऑर्बिटल के साथ भाई डी भी ले सकते हो, लेकिन कौन सी डी एक्सियल होती है, पॉइंट इज कि एक्सियल ऑर्बिटल यूज कर रहे हो तो डी होती है तुम्हारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर तुम्हारी डी जेड स्क्वायर। तो इन दोनों डी ऑर्बिटल को ले सकते हो। इसी तरीके से अपन फोर्थ ले तो पी और पी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, फिफ्थ ले तो पी और डी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और सिक्स्थ ले तो डी और डी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ध्यान रखें वो ऑर्बिटल यूज करेंगे जो एक्सिस के अलोंग होती है, ठीक है। इसमें दूसरी बात क्या है, साइडवाइज ओवरलैपिंग के लिए, साइडवाइज ओवरलैपिंग में एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते। पाई बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 4 लोब्स होने चाहिए बने हुए, या फिर हम कहें कि एक ऑर्बिटल एक एटम के पास 2 लोब्स तो होने चाहिए जो ओवरलैपिंग करते हुए देखें। तो इसमें एस में तो 1 लोब होता है तो वो हटा दिया हमने। तो दूसरा कौन सा होगा बच्चा, पी और पी वाला। तो और कौन सा बन सकता है, पी और डी वाला। और कौन सा बन सकता है, डी और डी वाला। ये 3 टाइप के तुम्हारे ओवरलैपिंग इसमें दिखने वाली है। अब ध्यान रखना है इसमें कि कौन से मैंने डी ऑर्बिटल यूज की। ज्यादातर हम जो डी ऑर्बिटल यूज करते हैं वो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होती है, ठीक है। तो अब एक्सियल ओवरलैपिंग चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से एक्सियल ओवरलैपिंग के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूं कि एक्सियल ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। इसमें एक चीज डिपेंड करती है, दैट इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक बहुत ही अच्छा टर्म है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ध्यान रखना उस चीज को। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है जिस एक्सिस के अलोंग, जैसे कहते हैं ना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो जिस एक्सिस के अलोंग तुम दोनों ऑर्बिटल को पास ला रहे हो वो कहलाती है तुम्हारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ऐसा नहीं है ना कि भैया कहीं से भी लेके आओ बस घुसाड़ दो तो और बॉन्ड नहीं बनता उससे, ठीक है। तो एक्सिस एक फिक्स होती है कि फिक्स एक्सिस के अलोंग ही कहीं ना कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। दूसरी एक्सिस के अलोंग लेके आओगे तो बॉन्ड का ना ओवरलैपिंग कहीं ना कहीं भिड़ जाएगा, अलग हो जाएगा। चेक करते हैं, जैसे बात करें एक्सियल ओवरलैपिंग की, तो बच्चा एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए एस और एस की ओवरलैपिंग मैंने बता दिया आपको। अगर एस और पी की ओवरलैपिंग देखें तो अगर मेरे पास एस ऑर्बिटल है, मान लो तुम्हारे पास एस ऑर्बिटल है, ये तुमने मान लिया एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये ऊपर है वाई एक्सिस, यहां पर ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये एस ऑर्बिटल है तुम्हारे पास, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, एग्जांपल से ढंग से समझ लेना, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है। दूसरा पी ऑर्बिटल है जो कि कोई भी आपके हेलोजन का लेके चल रहे हैं, एक पी ऑर्बिटल। मान लो ये एक्स ऑर्बिटल मतलब एक्स एक्सिस है तो यहां पर भी मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, क्योंकि ये दोनों एक ही एक्सिस में चल रहे हैं, कि नहीं, दोनों एक ही एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं। तो एक्सिस के देखो कैसे चलेगा भाई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चाहिए। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब मैं दोनों को पकड़ लूंगा और दोनों को एक्स एक्सिस के अलोंग करके बढ़ा दूंगा। तो ये दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी मानूंगा मैं, एक्स एक्सिस मानूंगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे क्या है मेरे पास, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन ऑफ वेव फंक्शन, दे आर नॉट अ प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव कुछ नहीं बता रहा, बस अभी वेव फंक्शन है, ये आप समझ सकते हैं। इस पॉजिटिव को ओवरलैप कराएंगे किससे, इस गोले वाले से। तो गोले वाले से ओवरलैप हो जाएगा तो कैसा बनेगा, देखा, देख इस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पे। अब ये देखो ये ओवरलैपिंग एरिया दिख रहा है कि नहीं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव वाले सेम फेज वाले ओवरलैपिंग करेगा कि नहीं यहाँ पर। हाँ, तो ये क्या है, ओवरलैपिंग एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया जो कि बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अब एक्स एक्सिस के अलोंग लेके आए हो तो तुम्हारा ये बॉन्ड बन गया है, ठीक है। ये है H, या फिर कोई मान लो इसको मैं Cl का मान लूं, Cl का पी ऑर्बिटल है तो ये Cl का पी ऑर्बिटल है, तो ये HCl का बॉन्ड बन गया, ठीक है कि नहीं, समझ लेना मेरी बात को। इसको मैंने ले लिया। अगर तुमने मानो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस ले रखा होता तो भैया ये वाई एक्सिस तो ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस तो ऊपर की तरफ है, ये रहा वाई एक्सिस। तो तुम क्या करते, इसको पकड़ के लाते और ऐसे ठूक देते, ऐसे ऐसे करके। तो जब ये ऐसे करके लगता
पॉजिटिव वाला, तो ये अकेले इस मुंडी से तो नहीं ओवरलैप कर रहा होता, ये तो कहीं पेट से ओवरलैप कर रहा होता। तो अब ये ओवरलैप करेगा तो ये बीच में ओवरलैप कर जाएगा ऐसे करके, तो ये इसमें यहां पर वाला भी ये वाला पार्ट भी आएगा और ये वाला पार्ट भी आएगा। तुम देखो, मान लो मैं बोलता हूँ कि ये भाई बॉन्ड हो रहा है, तो ये तो बॉन्ड नहीं हो रहा है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो कितना रिजल्टेंट आएगा, 0, नील बटे सन्नाटा। इस तरीके की चीजों को समझना होता है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बताती है कि भाई किस एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल को लेके आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये बात हम समझ गए होंगे। ये हुआ है एस और पी के लिए। इसी तरीके से तुम इसको पी में लगा दो तो पी एक्स और पी एक्स के अकॉर्डिंग बन जाएगा, वाई में लगाओगे तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस ले सकते हो। तो इसमें मैं पी के लिए आपके केसेस लिख देता हूँ कि किस तरीके के केसेस होते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, पी और पी का एग्जांपल देख लेते हैं, पी और डी का देख लेते हैं और डी और डी का देख लेते हैं। तो चलो सुनो, पी और पी का एग्जांपल लोगे तो पी और पी के लिए क्या लोगे, मान लो मैंने पी एक्स और पी एक्स ले रखा है, तो पी एक्स और पी एक्स के लिए अगर मुझे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानूंगा तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या मानूंगा, एक्स एक्सिस मानूंगा, तो कैसा टाइप का बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। भाई मेरे को दिख गया है, चलो ठीक है, क्योंकि भाई इसके तो सीधा ये सीधा और ये सीधा लग जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर मुझसे बोलता कि भाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तुम वाई एक्सिस ले लो या जेड एक्सिस ले लो, तो उस केस के लिए तुम्हारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। भाई यही तो इसका मजा है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जैसे ही आपने चेंज कर दी तो बॉन्ड का नेचर चेंज हो गया, ये बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा डिपेंड करेगा। तो पी एक्स और पी एक्स को देखो, तो अगर मान लो पी एक्स और पी एक्स, यहां मैंने वाई मान लिया क्योंकि जिस तरफ ला रहा हूं उस तरफ वाई, पी एक्स ऊपर है, पॉजिटिव नेगेटिव आर द साइन ऑफ वेव फंक्शन, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाई एक्सिस, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है मेरे वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, अब ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव से ओवरलैप कर जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला इस नेगेटिव से ओवरलैप कर जाएगा, तो इस तरीके का कुछ बन जाएगा। देखना ये इधर यहां पे ओवरलैप, यहां पे ओवरलैप, तो ऐसे मुंडी सी बन जाएगी, है ना, साइड में ओवरलैपिंग, ये सामने वाला है ना, दोनों कंधे लगे हैं तो साइड में ओवरलैपिंग इस तरीके से होगी, पॉजिटिव 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 नेगेटिव सॉरी नेगेटिव, इस तरीके से बन जाएगा। ये है तुम्हारा बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड जो पी और पी से बना। इसी तरीके से तुम डी और डी से बना सकते हो, इसी तरीके से बीच में लोब्स कोई घुसा हुआ नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं बोला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती है, पाई नहीं बनाती है, वो बीच में नहीं उनका इंटरप्ट करेगा लोब का, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए, ये पाई और बॉन्ड बन जाएगा तुम्हारा। इसमें एक नोडल प्लेन भी आएगा, भाई बीच में जगह होती है खाली, बीच में जगह होती है ये वाली खाली, इस जगह पे कुछ नहीं मिलने वाला मुझे इस लाइन ऑफ एक्सिस के लो, चाहे ऐसे बना लो इसको, चाहे ऐसे बना लो। देखो देखो चंद्रमा में ऐसे बनता है, देखो बॉन्ड इस तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना वो कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर है या इस लाइन के नीचे है, बीच में नहीं है, बीच में तो खाली डब्बा है, खाली डब्बा। तो इस तरीके से आप इस पे को समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे पाई बॉन्ड का भी एग्जांपल दे दिया है आपको और सिग्मा बॉन्ड का भी एग्जांपल दे दिया है। आगे बढ़ते हैं इसमें ही, अगर बात करें पी और पी के लिए हो गया तो एक पी और डी के लिए भी बनाओ भाई, चलो कोई बात नहीं है, पी और डी के लिए भी बना देते हैं। तो पी और डी के लिए चेक करते हैं फटाफट से। देखिए पी और डी के लिए जब बनाएंगे तुम अपन, तो पी और डी में तुम डी में कोई भी एक ऑर्बिटल मान लो, मान लो मैंने माना पी एक्स है प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मुझे पता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सियल ऑर्बिटल होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग ही कराएगी, तो एक्सियल ओवरलैपिंग कराएगी तो सिग्मा बॉन्ड बनाने को फेवर करेगी, पाई बॉन्ड बनाने को फेवर नहीं करेगी, ठीक है। तो पी एक्स के लिए चेक करो, पी एक्स के लिए किस तरीके से काम होगा भाई, पी एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है, तो एक एक्सिस तो अलग सीधा मान लो ना, एटलीस्ट एक के अलावा तो लगा ही लो, ठीक है। देखो एक के अलावा लगाते हैं, एक्स एक्सिस इधर होगी, ये हो गया ऑर्बिटल, यहाँ हो गया ऑर्बिटल, यहाँ हुआ प्लस, यहाँ हुआ माइनस, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाओगे तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, ये फुल सा है कि नहीं, और इसके पॉजिटिव नेगेटिव भरोगे तो पॉजिटिव, पीछे वाले पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो मैंने यहाँ इसकी एक्स एक्सिस ले रखी है, ऊपर की तरफ ले रखी है मैंने वाई एक्सिस, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तुम बेटा खुद सोचो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या लगाओगे, एक्स एक्सिस लगाओगे, तो ये दोनों लोब्स क्या करेंगे, भिड़ जाएंगे, इस तरीके से इनको हम ऐसे करके जोड़ दो, यहीं जोड़ दो यार, वहां क्या ले जाओगे, यहाँ जोड़ दो, तो ये कौन से टाइप का बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, है कि नहीं, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। किसी को ये लगे कि सर मैं वाई एक्सिस के अलावा लेके, तो लेके आ, ये वाई एक्सिस के अलावा इधर से लेके आ, जैसे यहाँ लेके आएगा ये ऐसे पेट में ऐसे मार देगा, तो इसका कोई फायदा तो है नहीं भाई, ये तो बीच में फंस जाएगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इससे लोब्स इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो पाई भी बन रहा है, पाई तो बन नहीं रहा क्योंकि ये बीच में लोब्स फंसा हुआ है, ये कहेगा दूर हट ले,
और ये सिग्मा भी नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव भी उतना होगा, नेगेटिव भी उतना होगा, तो टोटल अमाउंट क्या आएगा, 0। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं और पाई बॉन्ड्स किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, पहले इसमें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो काम आता है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमेशा काम आता है कि कौन सी ऑर्बिटल मतलब कैसे ओरिएंटेशन के थ्रू बन रहा है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में काम आएगा कि कौन सी ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड बनाती है सारी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल से ओवरलैप पहले मतलब क्या करती हैं, सेम एनर्जी पर आती है, फिर ओवरलैप करने जाती हैं। यहां पर पहले मैं ओवरलैपिंग दिखा रहा हूं, वहां पर मैं बताऊंगा कि देखो ये ऑर्बिटल पहले सेम एनर्जी पर आएंगी, तो उससे पता चलता है कि कौन सी ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में चली गई और कौन सी बची है कुछ और काम के लिए, तो वो सब चीजें भी ध्यान रखें। ठीक है, तो चलो इसको कटा देते हैं, इसको कटा दो। अगर हम देखें साइडवाइज ओवरलैपिंग के लिए भी एग्जांपल, तो साइडवाइज ओवरलैपिंग के लिए मैं आपको पी और पी के लिए बता ही दिया है, एक डी और डी के लिए भी लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा साइडवाइज ओवरलैपिंग के लिए। सुनो बच्चों, साइडवाइज ओवरलैपिंग के लिए किस तरीके से होगा, मान के चलो तुम्हारे पास डी एक्स वाई, बस दो ही तरीके के ले लो यार, डी एक्स वाई डी एक्स वाई, डी एक्स वाई ले लो, क्योंकि दोनों में यही काम करेगा, चाहे फिर कोई भी टाइप का ले लो, वाईजेड लोगे तो वाईजेड ले लेना, एक्सजेड लोगे तो एक्सजेड ले लेना, सेम ही टाइप की बनती है, सेम ही एक ही जैसा होगा, बस क्या चेंज होगा, एक्सिस चेंज हो जाएगी। एक्सिस कैसे चेंज हो जाएगी देखना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, डी एक्स वाई होता है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, प्लस दूसरा ये होता है इस तरीके का, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ऊपर यहाँ पे भी बॉन्ड, यहाँ पर भी इस तरीके का, ये इधर और ये उधर, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ऑर्बिटल्स ओवरलैप कराना है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो देखो ये वो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी, ये वाला ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी, यही बन गया तुम्हारा यहाँ पर पाई बॉन्ड, ये इस तरीके का पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ध्यान रखना इस तरीके से ही पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करानी होती है हमें। और ये है इसके बीच में वैकेंट स्पेस, दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। और अगर देखा जाए तो कितने नोडल प्लेन होंगे, एक कौन से प्लेन में होगा, देखो ये एक्स है, वो ऊपर क्या जेड, तो ये क्या है एक्स और जेड प्लेन से पास हुआ है, एक्स और जेड प्लेन से पास हुआ है, तो इस तरीके से हम नोडल प्लेन इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अब तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड्स किस तरीके से बनता है, पाई बॉन्ड्स किस तरीके से बनता है। अब बात करते हैं कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, तो भाई अब तुम खुद सोचो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर किसी की खोपड़ियां नहीं लगाओगे तो किसमें ज्यादा एनर्जी फूटेगी, कंधे वाले में या खोपड़ी वाले में, खोपड़ी वाले में, है ना, ऑब्वियस ही बात है कि सिग्मा अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी किसमें ज्यादा होती है। देखो ये मैं याद करने का तरीका बोल दिया हूं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है बेटा सिग्मा, सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग जो हो रही है ना वो लॉकिंग तरीके से ऐसे लॉक हो गया, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ओवरलैपिंग एरिया एक तरीके से तो ये कहते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड करता है ओवरलैपिंग एरिया में, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा स्ट्रेंथ, है कि नहीं, जितना ज्यादा एरिया ऑफ ओवरलैपिंग उतना ज्यादा स्ट्रेंथ, ठीक है नहीं। और जितनी बड़ी ऑर्बिटल साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा, ओवरलैपिंग एरिया कम हो जाएगा, है ना। मोटे लोग होंगे तो उनकी ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, साइज ऑफ ऑर्बिटल की वजह से, मतलब मोटे लोग होंगे, मैंने बताया ऑर्बिटल का मतलब यही है ना कि ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा, अगर दो ऑर्बिटल बड़ी होंगी तो उनके ओवरलैपिंग एरिया अच्छा नहीं होगा, ओवरलैप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उनके बीच में स्पेस ज्यादा रह जाएगा। तो हमें ये समझिए, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग पता चल गया, साइज ऑफ ऑर्बिटल का पता चल गया, सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई होता है, ये बात पता चल गई। अब मैं बताता हूं कि सिग्मा में ही सिग्मा कौन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो भाई ये भी पता है कि जैसे अगर मैं बात करूं सिर्फ सिंपल सी सिग्मा बॉन्ड के लिए बात करें, सिग्मा बॉन्ड के लिए, तो सिग्मा बॉन्ड तुमने किस किस से बनाया, मान के चलो तुमने 1s से बनाया, ठीक है, 2s से बनाओ, 2s और 2s से बनाओ, 2p और 2p से बनाओ, और सॉरी 2 हाँ ठीक है 2p और 2s से बनाओ, इस तरीके से तुमने बना दिया, तीनों से मैंने सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब मुझे करना है कि सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा है, तो अब मैं ये भी देखूंगा कि देखो s ऑर्बिटल होती है नॉन डायरेक्शनल, s ऑर्बिटल होती है नॉन डायरेक्शनल, p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल होती है डायरेक्शनल इन नेचर। और जितना देखो एक और पॉइंट याद रखना क्या है कि जितना ज्यादा डायरेक्शन होगी उसमें, जितना ज्यादा डायरेक्शन होगी उतना ही ज्यादा वो ओवरलैपिंग अच्छा कर पाएगा। तो मोर द डायरेक्शनल मोर विल बी द ओवरलैपिंग एरिया। तो डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल, जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल होगा उसका ओवरलैपिंग एरिया उतना ही ज्यादा आएगा। ध्यान रखें इररेस्पेक्टिव कि n सेम है, तब अगर n छोटा है तो ऑर्बिटल छोटी होगी तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग फिर बढ़ जाएगा, ऑर्बिटल छोटी होगी
छोटी होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई इसमें कंपेयर कर दो 1s और 1s की भी, तो मैं पहले लगाऊंगा 1s और 1s का एग्जांपल, फिर लगाऊंगा कौन सा, ये है डायरेक्शनल, तो फिर आएगा 2p और 2p, फिर आएगा 2p और 2s, और फिर आएगा तुम्हारे पास 2s और 2s। ये ध्यान रखना भैया अपने को, छोटी वाली ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग एरिया अच्छा होगा और अच्छा होगा, छोटी वाली ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग एरिया अच्छा बनेगा। इस तरीके से मैं सोच सकता हूँ, ठीक है। वैसे 1s और 1s की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें लगा ही दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर हम अब भाई पाई बॉन्ड की देख लेते हैं कि पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिए किस तरीके से आपके पास एग्जांपल्स आते हैं। तो चलिए देखें पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बिहाफ पर बात करते हैं। अगर पाई बॉन्ड के बिहाफ पर बात करें तो पाई बॉन्ड के लिए भी हमें पता है एरिया ऑफ ओवरलैपिंग इसी तरीके से सब कुछ लगाएंगे, लेकिन किस किस में पाई बॉन्ड दिखता है, ज्यादातर पाई बॉन्ड बनते ही कहां है, पाई बॉन्ड बनाते ही कौन है, सेकंड पीरियडिक एलिमेंट बनाते हैं ज्यादातर। सेकंड पीरियड में कौन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है या नाइट्रोजन बनाता है, फ्लोरीन तो पाई बॉन्ड बनाता नहीं है। खुद ही सोचो, ज्यादातर तुमने जितने भी एग्जांपल सुने होंगे ना, क्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ होगा, जिनन का ऑक्सीजन के साथ होगा, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ होगा, किसी और का कार्बन का नाइट्रोजन के साथ होगा, लेकिन और ऐसा नहीं होगा कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ भी होगा। तुमने ऐसा नहीं सुना होगा क्लोरीन और क्लोरीन में भी भाई पाई बॉन्ड है, फास्फोरस फास्फोरस का पाई बॉन्ड दिख गया, या फिर जिनन जिनन में, अरे आयोडीन आयोडीन में पाई बॉन्ड दिख गया, फास्फोरस फास्फोरस में। तो ये चीज है पाई बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप याद रखें, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है बेटा किसकी, 2p की, फिर होती है स्टूडेंट 2p 3d की, और फिर होती है आपकी 2p 3p की, ठीक है। इस तरीके से आपके स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है पाई बॉन्ड के लिए। एक 2p एलिमेंट होना बहुत सही रहता है, एक 2p एलिमेंट, एटलीस्ट 1 2p एलिमेंट होना चाहिए, बेटर है वो, मतलब अच्छा होगा। एटलीस्ट 1 2p एलिमेंट दिख रहा है, ये मैं याद कराने को बता रहा हूं, 2p एलिमेंट होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में पाई बॉन्ड बनाते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बोरॉन तो बनाता नहीं, क्योंकि बोरॉन के पास तो ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, तो वो तो बनाता नहीं, ठीक है। पाई बॉन्ड बनाता है लेकिन वो खुद से ही बनाता है बोरॉन B2 में। लेकिन बात करें इसके लिए, कार्बन के लिए, तो ये देखिएगा फ्लोरीन बनाता नहीं, क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो वो बनाता नहीं, तो उसके लिए भी कटा दो। तो ये तुम्हारा स्ट्रेंथ हो गया बच्चे इसके लिए, पाई बॉन्ड के लिए, ठीक है। अब मैं एक थोड़ी सी छोटी सी चीज पूछ लेता हूं इस सी से ही रिलेट करके, कि मान के चलिए क्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन और ऑक्सीजन दे रखा है, इसकी पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ, फास्फोरस और ऑक्सीजन दे रखा है, इसकी पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ, अगर मैं बोलूं, फिर सिलिकॉन और ऑक्सीजन दे रखा है, इसकी पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ। तो अगर मैं इन सब में पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ, सल्फर लगा लो, सल्फर और ऑक्सीजन दे रखा है, इसका पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ। तो भाई देखो साइज टॉप टू बॉटम जाने पर क्या करेगा, इनका साइज क्या करेगा, बढ़ेगा, ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा, तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या करेगी, स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड की क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ये हमें पता है। अगर पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो किसके पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, इसकी। अगर ये पाई बनाना, देखो खुद सोचो, अगर क्लोरीन ऑक्सीजन से पाई बना पा रहा है तो वो पाई बनाएगा, सही है। सिलिकॉन ऑक्सीजन से पाई नहीं बना पा रहा है तो वो उससे पाई नहीं बनाएगा, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे ऑक्सीजन को ढूंढेगा कि भाई आज तू मेरे साथ बॉन्ड कर। तो इसकी पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है, खुद पॉलीमर बनाता है। देखो आपने बहुत सारे देखे होंगे, सिलिकेट्स पढ़े हैं, तो सारे सिलिकेट्स क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ क्या है, ऐसे ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। जो हम SiO2 पढ़ते हैं, हमेशा ध्यान रखें, SiO2 पढ़ते हैं, वो सिलिकॉन ऑक्सीजन 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 नेगेटिव ऐसे लगा दो, नेगेटिव की नहीं तो ऐसे लगा दो, जिससे कि फिर सिलिकॉन आगे यूनिट बढ़ती जाती है, ऐसे बनता है कि नहीं। तो इसकी पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी बढ़ रही है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर पाई स्ट्रेंथ बॉन्डिंग टेंडेंसी कम हो रही है, तो पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ऊपर जाने पर पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी क्या कर रही है, इसकी पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, इसकी पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी बेटा कम होगी। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट आपके काम आएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ी सी और बात करता हूं, ये तो स्ट्रेंथ की बात हो गई। अभी वीडियो में थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, क्योंकि आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, इनका रिलेशन बता देता हूं आपको। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर आपका होता है एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में एक्चुअल में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, दैट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बोथ एटम्स। मतलब दोनों के एटम्स के बीच में जो भी है वो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्लियरिफाई कर देगा, ठीक है। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे है, जैसे कि मान के चलो ये एक्चुअली ना वेरिएबल्स आते हैं, कैसे, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में भी यहाँ पे कितने बॉन्ड है, ऐसा नहीं मैं हाइड्रोजन की पूछ रहा हूँ, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड ऑर्डर क्या है,
2। क्यों? नंबर बॉन्ड कितने? 2। कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा यहाँ पे? 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। ठीक है। लेकिन अब मैं पूछूं कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर? तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.3। 1 + 1/3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.33। कैसे? कि भाई ये पाई बॉन्ड है ना, ये आधा है यहाँ पे, ये यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इस पाई बॉन्ड को क्या कह सकते हैं कि हर एक जगह पे दोनों जगह घूम रहा है। तो इस पाई बॉन्ड का 1/3 पार्ट यहाँ है, 1/3 पार्ट यहाँ, 1/3 पार्ट यहाँ। इस पे भी रेजोनेंस लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। हर एक के पास, सबके पास बराबर है, तो मैंने तो एक पे काउंट किया है ना, तो एक पे काउंट, एक तो पूरा ही है सिग्मा, लेकिन पाई कितना है? 1/3। तो पाई के लिए बॉन्ड ऑर्डर ऐसे। तो देखो मेरी बात समझना, बॉन्ड ऑर्डर तो हमारा फ्रैक्शन में भी आ सकता है। फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर तब आएगा जब उसको रेजोनेंस हो रहा होगा। बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा इंटीजर भी आ सकता है, सिंपल इंटीजर इस तरीके से। रेजोनेंस में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका ये है कि पाई कितने में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, बस उसको देख लो। तीसरा तरीका होता है बॉन्ड ऑर्डर का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, जो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं। O2 के लिए, N2 के लिए, NO के लिए, CO के लिए, Br2 के लिए, C2 के लिए, उन सब के लिए। उस केस के लिए डायटोमिक के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखना पड़ेगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो 3 तरीके हैं बॉन्ड ऑर्डर के। ध्यान रखें, बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करें भैया, इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसमें क्या करें। भैया समझ लो, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सीधा सीधा काम है तो सीधा सीधा बॉन्ड ऑर्डर। रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ सकता है, रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ सकता है। तीसरा तरीका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 3 ही तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेशन करें ना, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ बच्चा उतनी ही कम होगी, और जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटे, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी होगी। तो ये एक रिलेशन हमारे पास और है जो कि परम सत्य है, ये आपको और याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ आज का काम। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मोटा मोटा यही है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की और उसके इफेक्ट कैसे कैसे काम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे, और मैं आगे बताऊंगा उसके फजांस रूल में, फिर लास्ट में करेंगे। इसके बाद स्टार्टिंग करेंगे हम सीधा इस वीक के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और 11th की ऑर्गेनिक में पूरी पढ़ाऊंगा स्टूडेंट स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपको और भी यानी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स, और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर किस तरीके का लगा और क्या इसमें मुझे चेंजेस करने चाहिए। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू।